जी हाँ, मेरे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है, आज के वीडियो के अंतर्गत मैं आपके मेजर 5 हिंदी के पूरे सिलेबस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को और उसके उत्तरों को बताने वाला हूँ। मीन्स कह सकते हैं कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, जिसमें से हम लोग एक ही वीडियो के अंतर्गत में पूरे मेजर 5 हिंदी को खत्म करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में आपको बताता हूँ कि आखिर कौन से क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाने हैं, और मात्र यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए कौन से क्वेश्चन है और कौन से क्वेश्चन की तैयारी मैं आपको इस वीडियो में कराया हूं, ये चीज के बारे में आपको बताता हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना दो, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन आपको घुमा के ऐसा दे सकता है कि उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप और शिल्प विधान की विचार कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, एक ही है, और इसका उत्तर मैंने इस वीडियो के अंतर्गत में कराया है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा प्रश्न आपको पढ़ना है, हिंदी कहानी की परिभाषा तथा उसके स्वरूप को अपने शब्दों में लिखें। है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है और इसकी भी तैयारी मैंने इस वीडियो के अंतर्गत में कराया है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को पढ़ना है, स्वतंत्रता पूर्व की कहानी का विश्लेषण करें। या तो देखिए स्वतंत्रता पूर्व में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कहानी का क्या माहौल रहा उसके बारे में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन की तैयारी मैंने आपको इस वीडियो में करवाया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को पढ़ना है, हिंदी गाद्य की संस्मरण विद्या। बस आपको देखना है संस्मरण विद्या वहां पे है कि नहीं, है ना, हिंदी गाद्य की संस्मरण विद्या। तो इस क्वेश्चन की तैयारी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करवाया है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि हिंदी साहित्य में जीवनी विद्या के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। मैं जीवनी विद्या के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में करवाया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को पढ़ना है, हिंदी आत्मकथा साहित्य का स्वरूप एवं विकास पर अपने विचार प्रकट करें। मीन्स हिंदी आत्मकथा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिल जाएगा। एक और प्रश्न पर आपको पढ़ना है, रेखा चित्र का अर्थ परिभाषा। ठीक है, मीन्स रेखा चित्र के बारे में पढ़ना है। तो बस इसी का आंसर जो है इस वीडियो के अंतर्गत में आपको नहीं मिलेगा, है ना, बाकी सबके आंसर जो है आपको इस वीडियो के अंतर्गत में मिल जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि वो 7वां नंबर का आंसर आपको बताना है कि नहीं, है ना। और बढ़ते हम लोग इसके पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन हमारा ऐसे था कि हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास के बारे में बताइए। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, हिंदी उपन्यास के उद्भव व विकास पर प्रकाश डालें। कहने का अर्थ यह है कि हिंदी उपन्यास जो है उसका उद्भव, उत्पत्ति और विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं दोस्तों तो हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि आखिर उपन्यास किसको कहा जाता है। हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को तो जानेंगे ही, लेकिन उपन्यास के बारे में जानेंगे तब तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर उपन्यास क्या होता है। क्या जानेंगे, उपन्यास क्या होता है। ठीक है, तो देखिए उपन्यास की अगर बात करते हैं तो उपन्यास को जो है अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नॉवेल कहा जाता है। क्या नॉवेल कहा जाता है किसको, उपन्यास को अंग्रेजी में, है ना। अब पूछिएगा कि चलिए बताइए हमको कि उपन्यास का परिभाषा क्या होगा, किसका, उपन्यास का परिभाषा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा कथा या तो कहानी, क्या कहेंगे, वैसा कथा या तो कहानी जिसको पढ़ करके ऐसा लगेगा कि वे हमारे जीवन की कहानी को बता रहा है, जिसको पढ़ के क्या लगेगा कि वह जो है हमारे जीवन की कहानी को बता रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उपन्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, उपन्यास। देखिए लिखना आपको इस प्रकार से है कि उपन्यास का अर्थ कि वैसा कथा या कहानी जिसको पढ़ करके ऐसा लगे कि यह हमारे जीवन की कहानी है तथा इसमें हमारे जीवन का प्रतिबिंब हमारी भाषा में प्रयुक्त किया गया है, उसे ही क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, उपन्यास। ये शब्द में ये समझिएगा कि ऐसा कहानी या तो कथा जिसको पढ़ करके आपको लगे कि यह आपके जीवन से रिलेटेड है ना, यह आपके जीवन के बारे में बताया है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हिंदी उपन्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, हिंदी उपन्यास में उपन्यास कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करें उपन्यास का, तो उपन्यास जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन सा, उप और न्यास। क्या क्या, उप और न्यास, और ये दोनों का अर्थ होता है निकट रखा हुआ। निकट मतलब आसपास, मींस आपके जीवन से रिलेटेड जो चीजें हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपन्यास। ये क्या करता है, आपके जीवन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में बताता है, जिसको पढ़ करके आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे बारे में ही लिखा हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, उपन्यास। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी में उपन्यास को क्या कहा जाता है, नॉवेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपन्यास को नॉवेल्स कहा जाता है। ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पूछा जाएगा कि अंग्रेजी में उपन्यास को क्या कहा जाता है, तो नॉवेल्स। क्या कहा जाता है, नॉवेल्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास एक दिलचस्प यात्रा है। अगर हम लोग हिंदी उपन्यास की उद्भव और विकास की बात करते हैं तो ये जो है ना एक दिलचस्प यात्रा है, जो कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था। 19वीं शताब्दी में ये शुरू हुआ था, क्या, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको क्लियरली समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेजर 5 हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फुल तैयारी दोस्तों आपको इस चैनल पे करवा दिया जाएगा, और कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं जो VVI है। ठीक है, तो उसको अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हो। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है,
वहां से आप लोग दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहां पे बातें आती है कि हिंदी उपन्यास का उद्भव, कि आखिर बताइए कि हिंदी उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है, पॉइंट में आपको लिखना है कि हिंदी उपन्यास का उद्भव 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हुआ। पूछा जाएगा हिंदी उपन्यास का उद्भव जो है वो कब हुआ, तो 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में। कब? भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हुआ था। ठीक है, आगे आपको लिखना है इस काल में हिंदी साहित्य में गाद्य लेखन की शुरुआत हुई। इस काल में क्या हुआ? हिंदी साहित्य में गाद्य लेखन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आगे लिखना आपको कि लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। कहा जाता है कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा जो उपन्यास बनाया गया था, कौन सा? परीक्षा गुरु, यह जो है 1882 ईस्वी का हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि पहला उपन्यास कौन सा होता है, तो परीक्षा गुरु जो किसने लिख दिया था, तो लाला श्रीनिवास दास ने। ठीक है, कहा जाता है कि इससे पहले श्रद्धाराम फिलौरी ने 1870 में एक लघु उपन्यास लिखा था। पूछा गया कि इसके पहले जो है श्रद्धाराम फिलौरी ने जो है क्या किया था, 1870 ईस्वी में एक लघु उपन्यास लिखा था। क्या लिखा था? लघु उपन्यास लिखा था, जिसको कोई जानता नहीं है। ठीक है, अब यहां पे बातें आती है कि ठीक है चलिए हम लोग जान गए हिंदी उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ, अब हमको बताइए कि इसका विकास या डेवलप कैसे कैसे किया, हिंदी उपन्यास जो है वो विकास कैसे कैसे किया। ठीक है, तो लिखना इस प्रकार से है कि भारतेंदु युग के बाद, कब? भारतेंदु युग के बाद प्रेमचंद्र का युग आया। किसका युग आया था? प्रेमचंद्र का युग आया था। और कहा जाता है कि प्रेमचंद्र के युग हिंदी उपन्यास के विकास में महत्वपूर्ण, और प्रेमचंद्र का जो युग रहा था वो हिंदी उपन्यास के विकास में, डेवलपमेंट में क्या रहा था, एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया था। ठीक है, कहा जाता है कि प्रेमचंद्र ने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर आधारित उपन्यास लिखे। मींस प्रेमचंद्र ने क्या किया, हमारे समाज और आर्थिक मुद्दों, मींस हमारे समाज का जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दा जो है ना, उस पर से क्या किया, उपन्यास लिखना चालू कर दिया। किसने? प्रेमचंद्र ने। ठीक है, कहा जाता है जिसमें से उन्होंने क्या क्या लिखा, तो गोदान लिखा था, गबन लिखा था, निर्मला लिखा था। ये सब प्रमुख उपन्यास जो है वो किनके हैं? प्रेमचंद्र के। किसके? प्रेमचंद्र के। ठीक है, कहा जाता है कि उनके उपन्यासों ने हिंदी साहित्य को एक नया दिशा दिया। ठीक है, उनके उपन्यासों ने क्या किया, हिंदी साहित्य को जो है एक नया दिशा प्रदान किया और समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। किसके उपन्यास ने? प्रेमचंद्र के उपन्यास ने क्या किया, हिंदी साहित्य को एक नया दिशा प्रदान किया, डायरेक्शन प्रदान किया, ताकि आप क्या कर सको, ग्रो कर सको। उसके साथ साथ समाज के विभिन्न पहलुओं को जो है ना ये उजागर किया था। किसका? प्रेमचंद्र के कहानियों ने। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट पर लिखना है कि इसके बाद स्वतंत्रता युग, स्वतंत्रता युग मतलब समझते हैं कि आजादी के बाद का युग। ठीक है, उसके बाद के युग में हिंदी उपन्यास ने और भी विविधता प्राप्त की। उसके बाद क्या हुआ, हिंदी उपन्यास ने जो है ना और भी क्या प्राप्त किया, विविधता प्राप्त किया। ठीक है, कहा जाता है इस काल में यशपाल, अज्ञेय और धर्मवीर भारती जैसे लेखकों ने अपने उपन्यास के माध्यम से समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, हमारे समाज में जो भी मुद्दे थे, जो भी परेशानियां थी, ठीक है, उसको जो है अपनी कहानी के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से लोगों को तक पहुंचाया। किसने किसने? तो यशपाल हो गए, यज्ञेश जी हो गए, धर्मवीर भारती हो गए। इन लोगों के द्वारा इन लोगों ने क्या किया, अपने उपन्यासों के माध्यम से समाज के विभिन्न मुद्दों को, इस परेशानियों को जो है लोगों के सामने रखा। ठीक है, ताकि लोग जो है इसके बारे में जान सके कि क्या परेशानी हमारे समाज में है, और इससे जो है इसने जो है प्रेमचंद्र का जो उपन्यास है वो समाज के सुधारक में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, अब बात यहां पे आता है समकालीन उपन्यास। किसका? समकालीन उपन्यास कहने का अर्थ यह है कि अभी का जो उपन्यास है वो कैसा है। ठीक है, तो कहा जाता है कि आज के समय में हिंदी उपन्यास लेखन में और भी विविधता और गहराई आ गई। अगर हम लोग अभी की उपन्यास की बात करें, हिंदी उपन्यास की बात करें, तो इसमें और भी बदलाव आ चुका है। ठीक है, और इसमें जो है और भी सुधार आ चुका है, बदलाव आ चुका है, जिससे हम लोगों को सीख मिलती है। ठीक है, समकालीन लेखकों में मन्नू भंडारी, निर्मला वर्मा और उदय प्रकाश जैसे प्रमुख नाम हैं। और अभी के लेखकों में जो है ना जो उपन्यास लिखा करते हैं वो कौन कौन है? मन्नू भंडारी, निर्मला वर्मा और उदय प्रकाश जैसे प्रमुख नाम हैं, जिन्होंने अपने उपन्यासों में आधुनिक समाज की जटिलताओं को उजागर किया। जिन्होंने क्या किया, अपने उपन्यास के माध्यम से आधुनिक समाज, अभी के समाज की जो जटिलताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसको क्या किया, उजागर किया और जनता के सामने ला करके खड़ा किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा समकालीन उपन्यास ये खत्म होता है ना। अब बात आता है निष्कर्ष का। किसका? निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में आपको इस प्रकार से लिखना है दोस्तों, आपको क्या समझ में आया, तो हिंदी साहित्य ने, हिंदी उपन्यास ने जो है हमारे समाज को एक नया दिशा प्रदान किया। ठीक है, तो वही कहा जाता है कि हिंदी उपन्यास का विकास एक लंबी और समृद्ध यात्रा रही है। हिंदी उपन्यास का विकास जो है ना एक लंबा और समृद्ध यात्रा रहा है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों का गहरा प्रभाव रहा। जिसमें किसका प्रभाव रहा? सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन का जो है गहरा प्रभाव रहा था। हिंदी उपन्यास ने अपने पाठकों को न केवल मनोरंजन प्रदान किया, बल्कि समाज की गहरी समझ और नया दिशा प्रदान किया। मींस कहा जाता है कि हिंदी उपन्यास जो है अपने पाठक को न केवल सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया था, है ना, ये अपने समाज को जो है ना एक गहरी समझ, ठीक है, लोगों को ऐसा
उपन्यास देता था जिससे लोगों को सीख मिलता था, उसके साथ साथ हर लोगों को जो है एक नया दिशा प्रदान किया, हमारे समाज को एक नया दिशा प्रदान किया। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज का प्रश्न हमारे होने वाला है हिंदी कहानी की परिभाषा अथवा उसके स्वरूपों की अपने शब्दों में लिखें। कहने का अर्थ यह है कि हिंदी कहानी का परिभाषा बताना है कि हिंदी कहानी क्या होता है, ठीक है, और उसके स्वरूप अर्थात उसके तत्व, ठीक है, उसके तत्वों को बताना है। और यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में आपको, ठीक है, कि अपने शब्दों में लिखें, ठीक है। मींस पढ़िए तो आप बुक वाला, मींस जो बताते हैं उसको पढ़िए, लेकिन उसको जो है ना कन्वर्ट करके कैसा लिखना है, अपने शब्दों में लिखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में एकदम आपको इतना इजी बताया जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये किताब की भाषा है या तो फिर कोई बताया, आपको लगेगा कि मैं पढ़ के खुद से लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेजर 5 हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इसकी तैयारी जो है आपको इस चैनल पे पूरी मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो उसकी और भी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग फुल्ली तैयारी कर सकते हो और सारी वीडियोस देख सकते हो हिंदी मेजर 5 का, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर हिंदी कहानी का अर्थ क्या होता है। हिंदी कहानी का अर्थ क्या होता है, तो देखिए अगर हम लोग कहानी की बात करें, एकदम इजी सा लैंग्वेज में आपको बताया गया, ठीक है। अगर हम लोग कहानी की बात करें तो कहानी शब्द जो है ना वो अंग्रेजी के स्टोरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कहानी शब्द जो है अंग्रेजी के स्टोरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है ना। देखिए कहानी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, स्टोरी कहा जाता है, ठीक है। तो स्टोरी का हिंदी क्या है, कहानी है ना। ऐसा कहा जाता है कि अनादिकाल से ही मानव किसी या किसी रूप से कहानी कहता और सुनता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम लोग मनुष्यों की बात करें दोस्तों, तो जिस समय हमारा पृथ्वी बना था, जिस हमारा पृथ्वी बना था उसी समय से कहानी कहने और सुनने की परंपरा चलती आ रही है, ठीक है। कभी आपने सुना है, तो आप जब छोटे होते होंगे उसमें आपकी दादी कहानी सुनाती होगी, आपकी नानी कहानी सुनाती होगी। तो ये जो प्रथा है ना वो बचपन से, मतलब क्या कह सकते हैं कि हम लोग अनादिकाल से चलता आ रहा है। जिस समय पृथ्वी उत्पन्न हुआ उसी समय से ये कहानी चलता आ रहा है। कहा जाता है कि मानव समाज में कहानी कहने व सुनने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। हमारे मानव समाज में जो है ना कहानी कहने की परंपरा और कहानी सुनने की परंपरा जो है ना ये बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। कब से, बहुत प्राचीन समय, प्राचीन समय बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। कहा गया है कि भारत में ऋग्वेद जो है, ब्राह्मणों के ग्रंथ जो है, उपनिषद जो है, पुराण जो है, ये सब में जो है ना असंख्य कहानियां बिखरी पड़ी है। असंख्य कहानियां मतलब समझते हैं कि कई कहानियां ये सब में बिखरी पड़ी है, जिसमें से हम लोगों को कई कहानियां मिलते हैं, है ना। अब देखिए कहा गया है हिंदी कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1300 ईस्वी से माना जाता है। कोई पूछेगा आपको कि हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है, तो हिंदी कहानी का विकास जो है ना वो 1300 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, ईस्वी से माना जाता है। और कब, कौन सा प्रकाशन से, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से। किसके, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि हिंदी में कहानी विद्या का आगमन संस्कृत साहित्य से हुआ। मींस कहा गया है कि हिंदी में अगर कहानी विद्या की बात करें तो इसका आगमन जो है, इसका उत्पत्ति जो है वो संस्कृत साहित्य से हुआ। किससे, संस्कृत साहित्य से हिंदी विद्या का उद्भव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार से कहा गया है कि कहानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुंशी प्रेमचंद ने किया था। मींस डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं कि कहानी का सबसे पहला प्रयोग जो है वो किसने किया था, मुंशी प्रेमचंद ने। किसने, मुंशी प्रेमचंद ने। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहां पे बातें आती है कि कहानी की परिभाषाएं बताइए, कि अलग अलग विद्वानों ने क्या किया, कहानी की अलग अलग परिभाषाएं दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी जान लेते हैं कि आखिर विद्वानों ने क्या क्या कहा है इनके बारे में, है ना। तो पहला देखिए जैनेन्द्र के द्वारा, कौन है, जैनेन्द्र, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कहानी मानव मन की भूख है। कहानी क्या है, मानव मन की भूख होती है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करता है। जो क्या करता है, समाधान पाने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपको एक कहानी सुना रहे हैं, है ना, कहानी सुनाते सुनाते अगर आप बीच में रोक देते हैं, छोड़ देते हैं कहानी सुनाने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है कि लोगों के मन में जो ना सस्पेंस उत्पन्न हो जाता है कि आखिर आगे हुआ क्या होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, है ना, मूवी देखते देखते होता क्या है कि बीच में लाइट कट जाता है, ठीक है, और लाइट कटने के बाद आप पूरा मूवी देख नहीं पाते, है ना। उसमें क्या होता है, आपके मन में सस्पेंस रहता है कि आखिर आगे हुआ क्या होगा, ठीक है। तो वैसे यहां पे कहा गया है कि कहानी जो है ना मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करता है, जो उसको पूरा संपूर्ण जानने का प्रयास करता है कि वो आखिर है क्या, ठीक है। फिर दूसरा कहा गया है कि प्रेमचंद्र के द्वारा की कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या तो किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। मींस कहा गया कहानी एक ऐसा रचना होता है जिसमें से जीवन के किसी अंग, मींस अपने आप जीवन के कोई अंग के बारे में, मान लीजिए आपके जीवन में घटित घटना है, ठीक है, तो उसके बारे में आप बता रहे हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
कहानी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। यही उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग अपने अनुसार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि हिंदी कहानी एक साहित्य विद्या है। हिंदी कहानी क्या है? एक साहित्य विद्या है जिसमें एक विशिष्ट घटना, विचार, अनुभव को संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? कोई विशेष घटना, विचार, अपने अनुभव को संक्षिप्त और प्रभावशाली रूप में जो है ना प्रस्तुत किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी कहानी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी कहानी कहते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया है कि हिंदी कहानी का उद्देश्य मनोरंजन, शिक्षा, सामाजिक संदेश देना और पाठकों को जीवन की विभिन्न स्थितियों और भावनाओं से अवगत कराना। कोई पूछेगा कि चलिए ठीक है, बताइए हिंदी कहानी का उद्देश्य क्या होता है? तो हिंदी कहानी का उद्देश्य होता है मनोरंजन देना, इंजॉय दिलाना, ठीक है, शिक्षा देना, सामाजिक संदेश देना और पाठकों के मन में, जो पाठक है, जो पढ़ रहा है, उसके जीवन की स्थितियों और भावनाओं से उसको अवगत कराना, उसको जानकारी देना। यही किसका उद्देश्य होता है? हिंदी कहानियों का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने इसके परिभाषाओं को कंप्लीट कर लिया। अब बातें आती है हिंदी कहानी के तत्व का। किसका? हिंदी कहानी के तत्व का। तो देखिए कहा जाता है कि कहानी के 6 तत्व होते हैं। हिंदी कहानी के 6 तत्व होते हैं। पहला कौन सा है? तो कथानांक अथवा कथा वस्तु। क्या है? कथानांक अथवा कथा वस्तु। दूसरा क्या है? पात्र अथवा चरित्र चित्रण। क्या क्या? पात्र अथवा चरित्र चित्रण। तीसरा आपका है देश काल अथवा वातावरण। क्या है? देश काल अथवा वातावरण। चौथा है संवाद अथवा कथोपकथन। ठीक है, पांचवा हो गया आपका शैली, भाषा है तो शैली, और छठा है आपका उद्देश्य। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग यही 6 चीजों पे क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आपको एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कथानांक अथवा कथा वस्तु के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा पॉइंट बन गया कथानांक। लिखेंगे इस प्रकार से कि कथा वस्तु का अर्थ है, मींस कथानांक रहे या तो कथा वस्तु रहे, सेम है। ठीक है, तो लिखेंगे कथा वस्तु का अर्थ है कथा में वर्णित घटना। आप यहीं से सब समझ आइए। कथा वस्तु का अर्थ होता है कथा, मींस कहानी में जो घटना बताया जाता है कि आखिर किस घटना पे आधारित है ये कहानी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कथा वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? कथा वस्तु कहते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया है कि कहानी का कथानांक एक मुख्य घटना या श्रृंखला होती है। कहानी का कथानांक जो होता है क्या होता है? एक मुख्य घटना या श्रृंखला होती है जो पात्रों के जीवन में घटित होती है। जो पात्रों मतलब समझते हैं, जो लोगों के जीवन में घटित होती है, वही घटना को जो है ना एक कहानी में दर्शाया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि कथा वस्तु जो होता है ना, कथा वस्तु जो होता है मीन्स घटना जो होता है, वो कहानी की क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है, जो उसको झुकने नहीं देता है। ठीक है, जो उसको संभाल करके रखता है। नेक्स्ट आगे कहा गया है कि कहानी का सबसे प्रमुख और आरंभ बिंदु कथा वस्तु है। कहानी का सबसे प्रमुख और आरंभ बिंदु क्या होता है? कथा वस्तु होता है। ठीक है, कथा वस्तु के बिना ये क्या है? एक जानवर के समान होता है ना, कि अर्थहीन है ये। ठीक है, आगे कहा गया कि कहानी के निर्माण अथवा उसके रचना से पूर्व लेखक यह तय करता है कि उसे किस क्षेत्र अथवा किस उद्देश्य के लिए कहानी की रचना करनी है। ठीक है, वो क्या तय करता है? लेखक क्या तय करता है कि वो क्षेत्र जो मतलब वो कहानी जो बना रहा है उसका क्षेत्र क्या है और उसका क्या उद्देश्य है। बिना उद्देश्य का कोई कहानी बना सकता है क्या? नहीं। अगर कोई उद्देश्य है, अगर आपको समाज को कोई जानकारी देना है, ठीक है, तो आप कहानी बना सकते हो, है ना। अतः उसके परिकल्पना के बाद ही वह कहानी की रचना आरंभ करता है। कौन? कवि जो होता है, जो लेखक होता है, वो क्या करता है? कहानी की रचना करता है। जब तक उसकी आप कल्पना नहीं करोगे कि वो कहानी कैसा रहेगा, उसका घटना कैसा रहेगा, उसका क्या उद्देश्य है, तब तक आप कहानी रचित कर सकते हो क्या? कहानी लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा आता है पात्र। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है? पात्र आता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे इस प्रकार से कि कहानियों में पात्रों की संख्या सीमित होती है। कहानियों में जो है ना पात्रों की संख्या सीमित होती है। अब आप कहिएगा कि आखिर पात्र क्या है? तो पात्र मतलब समझते हैं कि कहानी में जो लोग होते हैं, ठीक है, जैसे लोग हो गए जिसके बारे में बताया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहानी सुना रहा हूं, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि राम और मोहन बाजार गए थे, बाजार में उसको एक कुत्ता मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति थे? राम और मोहन थे और कुत्ता था। तो वही कहा गया कहानी में जो पात्र की संख्या होती है वो क्या होती है? बहुत सीमित होती है ना, लेकिन वे बहुत ही सजीव या अर्थपूर्ण होते हैं। ठीक है, और वो सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी हो सकते हैं। ठीक है, मुख्य पात्रों के अलावा कुछ गौण पात्र भी हो सकते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। मुख्य पात्र जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके साथ साथ निर्जीव चीजें भी कुछ हो सकती है और कुछ और भी चीजें हो सकती है जो उसका क्या करता है? वो कहानी को बढ़ाने में उसका सहायता करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पात्र। अब तीसरा में हम लोग लिखेंगे वातावरण। तीसरा में क्या लिखेंगे? वातावरण। और इसमें से लिखेंगे इस प्रकार से कि कहानी का वातावरण वह पृष्ठभूमि होता है जिसमें से घटनाएं घटित होती है। इस वातावरण का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम है, ठीक है, तो हम किस वातावरण में रह रहे हैं? ठीक है, हमारा वातावरण हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम वातावरण के अनुसार ही रह रहे हैं, है ना। तो कहानी का जो वातावरण होता है ना, वो एक ऐसा पृष्ठभूमि होता है जिसमें से घटना जो है ना वो क्या होता है? घटित होता है। ठीक है,
इसमें जो है समय, स्थान और सामाजिक परिवेश का समावेश होता है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि आखिर वो जो घटना हुआ था वो कब हुआ था, कहां हुआ था, और उसमें क्या क्या चीज लगा हुआ था। ठीक है, उसमें से क्या क्या चीज का नुकसान हुआ, क्या क्या चीज का लाभ हुआ, हर चीज के बारे में बताया गया था। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वातावरण। अब चौथा यहां पे आता है संवाद। चौथा क्या है, संवाद। कहने का अर्थ यह है कि संवाद कहानी में पात्रों के विचारों, भावनाओं और संबंधों को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। संवाद क्या होता है, कहानी के जो पात्र होते हैं, है ना, उसके विचारों को, भावनाओं को और संबंधों को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। और कहा जाता है कि प्रभावशाली संवाद कहानी को जीवंत और प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई कहानी लिख रहे हैं, ठीक है, और कहानी का वर्ड जो है बड़ा कठिन कठिन लिख रहे हैं, तो क्या लोग उसको पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, है ना। तो कहानी का जो वर्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ताकि लोग उसको पढ़ करके प्रभावशाली हो जाए। ठीक है, लोगों को संतुष्टि हो, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवाद। ठीक है, मींस आपका इजी लैंग्वेज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इजी लैंग्वेज होना चाहिए। फिर कहा गया कि भावनात्मक प्रभाव। कहा गया है कि हिंदी कहानी का एक मुख्य उद्देश्य पाठकों पर भावनात्मक प्रभाव डालना होता है, चाहे वह खुशी हो, दुख हो, सस्पेंस हो या कोई नैतिक शिक्षा हो। कहानी पाठकों के मन में एक गहरा असर छोड़ता है। मिस कहा गया ना कि मान लीजिए कहानी सुनता है कोई, ठीक है, तो कहानी सुनने का मतलब क्या है, तो कहानी कहने का मतलब क्या है, ठीक है, उसको उससे कुछ खुशी प्राप्त हो, कुछ दुख प्राप्त हो, ठीक है, कुछ सस्पेंस हो, उसमें कहानी में भी कुछ सस्पेंस होता है, ठीक है, या तो फिर उसको कुछ नैतिक शिक्षा प्राप्त हो, इससे, कहानी से, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भावनात्मक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, भावनात्मक प्रभाव कहते हैं। अब लास्ट जो आपका, नहीं, छठा जो है वह शैली। छठा क्या है, शैली। कहने का अर्थ यह है कि हिंदी कहानियों की भाषा और शैली सरल होती है। मीन्स कह सकते हैं कि हिंदी कहानी जो हम लोग लिखते हैं ना, हम लोग जो कहानी लिखते हैं उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, ताकि एक बार में लोग पढ़ करके उसको समझ आ जाए। ठीक है, और मान लीजिए वो संक्षिप्त भी होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब समझते हैं, छोटा होना चाहिए। मान लीजिए आप कोई कहानी लिखे हैं, कहानी को अगर आप 10-15 पेज लिख दिए तो कोई पढ़ना चाहेगा नहीं, लेकिन वही कहानी को अगर आप 1 से 1.5 पेज 2 पेज में लिख देते हो ना, तो लोग रुचि लेकर के पढ़ेगा कि चलो जो ज्यादा बड़ा भी नहीं है इसको हम लोग तुरंत पढ़ लेंगे, है ना। तो वही कहा गया कि हिंदी कहानियों की भाषा और शैली सरल, स्पष्ट और संप्रेषणीय होती है। शैली का चयन लेखक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण और कहानी के उद्देश्य पर निर्भर करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको शैली लिख देना है। लास्ट में आपका आता है उद्देश्य, आपको उद्देश्य लिख देना है। ठीक है, कि आखिर उसका उद्देश्य क्या होता है, तो निष्कर्ष लिख देना है। लिखना इस प्रकार से है कि किसी भी लेख या कहानी का कोई दूसरा उद्देश्य, मतलब कोई उद्देश्य होता है। मान लीजिए अगर कोई लेख लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, तो उसका कोई उद्देश्य होगा कि नहीं, हाँ, उसका कोई उद्देश्य अवश्य होता है, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरी रचना किया जाता है। ठीक है, और वही उद्देश्य का पूर्ति करने के लिए जो है ना, कहानी की रचना किया जाता है। और कहा जाता है कि अंत में यही देखा जाता है कि यह रचना जिस उद्देश्य के लिए रचा गया था वह उद्देश्य को प्राप्त हुआ या नहीं। और अंत में जो लास्ट में यही देखा जाता है कि ये जो रचना किया गया, ये जो कहानी रचा गया है, उसमें उसका उद्देश्य प्राप्त हुआ है कि नहीं, उसका उद्देश्य जो था वो प्राप्त हो पाया है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है तो वह रचना क्या होती है, सफल होती है, और अन्यथा वह क्या हो जाता है, विफल। विफल मतलब हमसे फेल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको हिंदी कहानी की परिभाषा बता दिया है, इसके तत्वों को बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बड़े ही इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, हिंदी कहानी स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास पर प्रभाव डाले, या तो प्रकाश डाले। क्वेश्चन क्या है, हिंदी कहानी स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास में हिंदी कहानी जो है उसका विकास कैसे हुआ, स्वतंत्रता से पहले, भारत की आजादी से पहले जो है हिंदी कहानी का विकास और उद्भव किस प्रकार से हुआ उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम लोग को लिखना है। सबसे पहले स्टार्ट करना भूमिका से, कहां से, भूमिका से स्टार्ट करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग मेजर 5 हिंदी का तैयारी कर रहे हो तो इसका फुल्ली तैयारी आपको इस चैनल पे करवा दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कुछ क्वेश्चन करवाया भी गया है जो वहां से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे भूमिका। भूमिका में लिखेंगे इस प्रकार से कि हिंदी कहानी में भारत की आजादी से पहले किए गए उन्नति और विकास को हिंदी कहानी स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास कहते हैं। कहा गया है कि हिंदी कहानी में, किसमें, हिंदी कहानी में भारत की आजादी से पहले जो विकास हुआ और जो उन्नति हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी कहानी स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास कहते हैं। ठीक है, आप ये चीज समझ गए होंगे कि हिंदी कहानी स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास किसको कहते हैं, है ना। देखिए कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता पूर्व की कहानी का उद्भव और विकास ने भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता पूर्व की जो कहानी है इसका उद्भव और विकास ने जो है ना क्या किया, भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब कहोगे कि आखिर कैसे भारतीय कहानी ने भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो देखिए हुआ क्या था कि जब हमारे भारत आजादी के राह पे चल रहा था ना, उसमें कई कवियों ने, कई लेखकों ने जो है ना अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से जो है ना हमारी स्थितियों के बारे में बताया। ठीक है,
अंग्रेजों के बारे में बताया कि अंग्रेज कैसे हम पे दबाव डाल रहे हैं, कैसे हम पे अत्याचार कर रहे हैं, जिससे वो बातें जो है ना सारी लोगों के बीच में पता चला। ठीक है, लोग जो है एकजुट हुए और एकजुट होकर के लोगों ने क्या किया, उन लोगों के खिलाफ आंदोलन करना चालू कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी कहानी ने भारतीय स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। ठीक है, देखिए लिखना आगे कि स्वतंत्रता पूर्व कहानियों ने अपनी कहानी की रचना के माध्यम से भारतीय आम जनता की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तथा उनके हर एक समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता पूर्व में, आजादी से पहले जो आम जनता थी, भारत की आम जनता थी, उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में तथा उनकी हर एक समस्याओं के बारे में जो है ना उजागर किया था अपने कहानियों के माध्यम से। ठीक है, यह आपको भूमिका में लिख देना है। आगे आपको इस प्रकार से लिखना है कि हिंदी कहानी का स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास, आपको टॉपिक बनाना है, लिखना है कि हिंदी कहानी का स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास भारतीय साहित्यिक परंपरा की एक महत्वपूर्ण और समृद्ध धारा है। मींस हिंदी कहानी का जो स्वतंत्रता पूर्व का, आजादी से पहले का जो उद्भव और विकास जो है ना, वो भारतीय साहित्यिक परंपरा का क्या है, एक महत्वपूर्ण और समृद्ध धारा है। क्या है, महत्वपूर्ण और समृद्ध धारा है। क्या है, कहा गया कि स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी ने सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवर्तन को दर्शाया। स्वतंत्रता पूर्व का जो हिंदी कहानी है उसने क्या किया, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवर्तन को दर्शाया है। ठीक है, और भारतीय समाज की जटिलताओं को व्यक्त किया, और भारतीय समाज में जो जटिलता है, ठीक है, उसको क्या किया, व्यक्त किया। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि हिंदी कहानी का स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास का विस्तृत वर्णन इस प्रकार से, हिंदी कहानी का स्वतंत्रता पूर्व में आजादी के पहले का जो उद्भव और विकास का जो विस्तृत वर्णन है ना, वो निम्नलिखित रूपों में किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या बात है यहाँ पे। देखिए कहा जाता है कि हिंदी कहानी का प्रारंभ कैसे हुआ। लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर हिंदी कहानी का प्रारंभ जो है ना वो कैसे हुआ। ठीक है, फिर हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी रही, ये भी तो मन में सवाल आता है। ठीक है, उसके बाद सवाल आता है कि इन विषयों को लेकर के जो है ना विद्वानों में, कई विद्वानों के बीच में जो है ना लंबे समय तक क्या चलता रहा, विवाद में लड़ाई झगड़ा चलता रहा। ठीक है, तो देखिए इसका प्रारंभिक दौर शुरू होता है कहां से, भारतेंदु युग से। कहां से, भारतेंदु युग से, जो युग चला था 1850 से लेकर के 1885। कब, 1850 से 1885 युग तक। ठीक है, उसको युग को क्या कहते हैं, भारतेंदु युग कहते हैं। कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक दौर भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक दौर जो है ना वो किसके नेतृत्व में हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने हिंदी गादी को स्थापित किया। उन्होंने क्या किया, हिंदी गादी को स्थापित किया और समाज सुधार की दिशा में साहित्य को प्रेरित किया। उन्होंने क्या किया, समाज सुधार की दिशा में जो है ना साहित्य को प्रेरित किया था। ठीक है, कहा जाता है कि उनकी कहानियों में सामाजिक जागरूकता और सुधार के मुद्दे प्रमुख थे। वो जो कहानी लिखते थे उसमें क्या होता था, सामाजिक जागरूकता, समाज को जागरूक करने का, ठीक है, और उसमें सुधार लाने का मुद्दा जो है ना वो प्रमुख होता था। किनके युग में, भारतेंदु युग में। ठीक है, इसी में जो है आता है द्विवेदी युग। क्या आता है, द्विवेदी युग। ठीक है, जिसका युग था 1885 से लेकर के 1918। कहा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में हिंदी साहित्य में एक नई दिशा मिली। हुआ क्या कि जब द्विवेदी युग चल रहा था ना उस समय हिंदी कहानी को जो है क्या मिला, एक नया दिशा मिला। क्या मिला, एक नया दिशा मिला था। और यह जो काल है वो अधिकतर नैतिक और आदर्शवादी कहानियों का था। यह जो काल है वो कैसा था, नैतिक और आदर्शवादी था। ठीक है, इस दौर की कहानियां सामाजिक और नैतिक मूल्यों को उजागर करती थी। ये जो दौर का जो था द्विवेदी युग का जो कहानी था ना वो क्या करता था, हमारे समाज और नैतिक मूल्यों को उजागर करता था कि हमारा कर्तव्य क्या होता है उसके बारे में बताया करता था। ठीक है, कौन सा युग में, द्विवेदी युग में। ठीक है, अब यहां पे बात आता है, उसके बाद आता है प्रेमचंद्र का युग। कौन सा, प्रेमचंद का युग, जो कब से कब तक चला था, 1918 से लेकर के 1936 तक। कब, 1918 से लेकर के 1936 तक। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि प्रेमचंद को हिंदी कहानी का पिता कहा जाता है। प्रेमचंद को जो दोस्तों क्या कहा जाता है, हिंदी कहानी का पिता कहा जाता है। उनकी कहानियां ग्रामीण जीवन, किसानों की समस्याओं और समाज के निम्न वर्ग के 2/4 संघर्ष पर केंद्रित थी। कहने का अर्थ यह है कि उनकी जितनी भी कहानियां है ना, उनकी जितने भी कहानियां हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्रामीण जीवन, ग्रामों के जीवन, गांवों का जीवन कैसा था, किसानों की समस्याएं, समाज के निम्न वर्गों के संघर्ष के बारे में, उसके साथ साथ उनकी प्रमुख कृतियां गोदान हो गया, गबन हो गया, जीर हो गया, कफन हो गया, ये सब कहानी जो है ना उन्होंने क्या किया, ये सब कहानी के माध्यम से हमारे आम जनताओं को एक नया युग में प्रदान किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत में रहने वाले ग्रामीण जीवन के बारे में, किसानों की समस्याओं के बारे में और समाज में होने वाले संघर्षों के बारे में जो है ना हम लोगों को जागरूक करवाया था। किसने, प्रेमचंद्र ने। इसलिए प्रेमचंद को जो है हिंदी कहानी का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा आता है आपका स्वतंत्रता संग्राम और प्रगतिशील आंदोलन। क्या आता है, स्वतंत्रता संग्राम और प्रगतिशील आंदोलन, जो 1936 से लेकर के 1947 तक चला था। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि इस दौर में हिंदी कहानियों में राष्ट्रीयता,
स्वतंत्रता संग्राम और समाजवाद की झलक दिखाई दी। इस दौर में क्या हुआ था, हिंदी कहानी में जो है ना राष्ट्रीयता में राष्ट्र के प्रति एकता दिखाई दिया था, स्वतंत्रता संग्राम और समाजवादी की झलक दिखाई दी था। कौन सा युग में, स्वतंत्रता संग्राम और प्रगतिशील आंदोलन में। ठीक है, कहा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद लेखकों ने समाज सुधार और स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, हुआ क्या कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद लेखकों ने, मिस हिंदी कहानी के लेखक ने क्या किया, समाज को सुधारने का और भारत में स्वतंत्रता संग्राम में इस भारत को आजादी दिलाने के मुद्दों पर जो है ना अधिक ध्यान केंद्रित किया था। किसने, यहाँ के लेखकों ने। ठीक है, अब बात यहां पे आता है स्वतंत्रता पूर्व का विकास। स्वतंत्रता पूर्व का विकास में क्या हुआ, ठीक है, देखिए कहा जाता है कि स्वतंत्रता पूर्व हिंदी कहानी का विकास समाज, राजनीति और संस्कृति के बदलते संदर्भों के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी कहानी का विकास जो है ना समाज और राजनीति और संस्कृति के बदलते संदर्भ के साथ जो है ना गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें ना केवल साहित्यिक विकास को प्रेरित किया बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के विचारों और आदर्शों को भी प्रोत्साहित किया। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि इसने जो है हमारे जीवन को ही नहीं बदला, उसके साथ साथ भारत को आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कहा जाता है हिंदी कहानी ने भारतीय समाज के हर पहलू को छूने का प्रयास किया। मीन्स हिंदी कहानी ने क्या किया, भारत के हर एक समाज को, के हर एक पहलू को जो है ना ये छूने का प्रयास किया था और इसको जो है ना समृद्ध और सशक्त बनाया था। किसको, हमारे भारत को जो है समृद्ध और सशक्त बनाने का कार्य किया था। किसने, हिंदी कहानी। ठीक है, अब यहां पे लास्ट आपका आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखना, निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखना आपको दोस्तों कि स्वतंत्रता पूर्व हिंदी कहानी का उद्भव और विकास भारतीय समाज के सामाजिक और साहित्यिक परिवर्तनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। मीन्स हमारा जो आजादी के पहले का जो कहानी का उद्भव और विकास जो है वो भारतीय समाज के सामाजिक और साहित्यिक परिवर्तनों से गहराई से जुड़ा हुआ है, अंदर तक जुड़ा हुआ। ठीक है, इस काल की कहानियों ने समाज की समस्याओं के बारे में दिखाया। ठीक है, पात्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई के बारे में बताया, साहित्यिक प्रयोगों के प्रस्तुत किया। मीन्स ये सब सारी चीजों के बारे में बताया। मान लीजिए हमारे समाज में क्या बुराई है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, उसके हर चीजों के बारे में जो है दर्शाया गया हिंदी कहानी के माध्यम से, जिसने हिंदी कहानी को एक समृद्ध और महत्वपूर्ण साहित्यिक विद्या बना दिया। जिसने क्या किया, हिंदी कहानी को एक समृद्ध और महत्वपूर्ण साहित्यिक विद्या बनाया था। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा है कि हिंदी गद्य की संस्मरण विद्या के स्वरूप का परिचय दे। प्रश्न क्या है कि हिंदी गद्य की संस्मरण विद्या के स्वरूप का परिचय दें। आखिर बताइए कि संस्मरण विद्या किसको कहते हैं, है ना, और इसका क्या स्वरूप है। यही क्वेश्चन दोस्तों आपको अथवा में पूछ सकता है कि संस्मरण क्या है तथा इसकी विशेषताएं एवं उदाहरण बताइए। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर संस्मरण विद्या क्या होता है ना। तो मेरे दोस्त अगर बात करते हैं संस्मरण विद्या का, किसका, संस्मरण विद्या का, तो बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है ना बिल्कुल आत्मकथा के जैसा है। कैसा, आत्मकथा के जैसा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आत्मकथा में क्या होता है, लेखक अपने जीवन के बारे में बताता है, अपने जीवन की कथाओं को, कहानी के बारे में विस्तृत से लिखता है ना। लेकिन संस्मरण विद्या क्या होता है कि जब कोई लेखक अपने जीवन के खास पलों को लिख के बताता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संस्मरण विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्मरण विद्या। क्या कहिएगा कि जब कोई लेखक अपने जीवन के खास पल को लिख के बताता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संस्मरण विद्या कहते हैं। ठीक है, अब खास पल में आपका बहुत सारा चीज आ जाएगा, जैसे कि आपका खास दोस्त हो गए, खास जगह घूमने के लिए गए, वो हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो गई जो आपके लाइफ में खास है ना, उसके बारे में जब लेखक लिख के बताता है, उसको हम लोग संस्मरण विद्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग उसको विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या क्या इसका परिभाषाएं होगी। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे संस्मरण का अर्थ। क्या लिखेंगे, संस्मरण का अर्थ, और लिखेंगे इस प्रकार से कि संस्मरण जो है ना ये संस्कृत शब्द से निकला हुआ है। किससे, संस्कृत के स्मरण शब्द से निकला हुआ है। स्मरण मतलब जानते होंगे आप लोग, स्मरण का मतलब क्या होता है, याद करना, है ना। तो वही कह रहा है संस्मरण जो है संस्कृत के मूल शब्द स्मरण से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है याद करना या तो फिर स्मृति में लाना, मतलब माइंड में सेट करना, याद ही करना, है ना। इस प्रकार से अगर बात करें स्मरण का अर्थ, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वैसा लेख जिसमें लेखक अपने बीते हुए समय, मतलब जीवन की कोई खास बात या घटना याद करके उसे सुंदर ढंग से लिखता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्मरण। क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि वैसा लेख जिसमें लेखक अपनी बीती हुई जीवन की कोई खास बातें या घटना को याद करके उसे सुंदर तरीके से लिखता है, उसे ही हम लोग संस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, संस्मरण कहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे संस्मरण की परिभाषा। क्या लिखेंगे, संस्मरण की परिभाषा लिखेंगे इस प्रकार से कि संस्मरण एक ऐसी लेखन कला है जिसमें लेखक अपने जीवन के खास अनुभव, घटना और यादों को भावनात्मक और आत्मीय भाषा में लिखता है। इस प्रकार से लिखता है कि लोग जो है उसको पढ़ के उसकी बातों को फील करने लगे, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, संस्मरण कहते हैं। कह रहा इसमें लेखक जो है ना अपने किसी पुराने अनुभव, किसी खास व्यक्ति से जुड़ी हुई यादें
को सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक क्या करता है, अपने पुराने अनुभवों के बारे में बताता है, या तो कोई पुराने व्यक्ति जिससे उनका खास लगाव था, उनसे जुड़ी हुई बातें जो उनको हमेशा याद था, उसके बारे में जो है बताता है। और इस प्रकार से बताता है कि लोग जो है ना उसको महसूस करते हैं और इमेजिन करने लगते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, कल्पना करते हैं कि कैसे कैसे वो इस बात को कहा होगा, है ना। अब क्वेश्चन में ऐसे कहा था दोस्त कि संस्मरण के स्वरूप की विशेषताएं बताइए। क्या बताइए, संस्मरण के स्वरूप की विशेषताओं को बताइए। तो इसका पहला विशेषता है दोस्त व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित। संस्मरण जो होता है ना, व्यक्तिगत इस व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होता है। कैसे, कह रहा है कि संस्मरण हमेशा लेखक के अपने जीवन या अनुभव से जुड़े हुए होते हैं। संस्मरण जो होता है वो लेखक का, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो मेरे जीवन और अनुभव पर आधारित होगा ये, है ना, या किसी घटना, व्यक्ति या स्थान से जुड़ी उसकी यादों को व्यक्त करता है। ये क्या करता है, तो ये जो है ना किसी घटना से जुड़ी हुई, कोई व्यक्ति से जुड़ा हुआ, कोई स्थान से जुड़ा हुआ, उसके यादों को जो है ना व्यक्त करता, बताता है। जैसे मान लीजिए मैं ही अपनी लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि मेरे साथ कौन सी घटनाएं हुई, कौन सा पल मेरे लिए खास था, कौन सा व्यक्ति मेरे लिए खास था, और कौन सा स्थान जो है मेरे लिए अभी खास है और खास था। ठीक है, फिर दूसरी इसकी विशेषता है दोस्त सजीव चित्रण। मीन्स लेखक जो है वहां के चीजों को, वहां के दृश्य को इस प्रकार से बताता है कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, वो जो है ना उसको इमेजिन करने लगता है। वही कह रहा है कि संस्मरण में घटनाएं इतनी सजीव होती है कि पाठक को ऐसा लगता है कि जैसे वह स्वयं वहां मौजूद हो, है ना। दृश्य, भावनाएं, संवाद सब कुछ स्पष्ट और जीवांत रूप में सामने आता है। ठीक है, मीन्स ऐसा लगता है कि सामने ही घटित हो गया, मतलब वो घटना जो है अभी अभी ही घटित हो रही है, मेरे सामने घटा है ना। तीसरा इसका विशेषता है आत्मीयता और भावुकता। ये जो है ना आत्मा से निकलता है। कह रहा है कि संस्मरण में आत्मीयता और भाव होता है। लेखक अपने मन के भावों को खुल करके प्रकट करता है, क्योंकि इसमें खास बातें ही बताई जाती है। इसलिए लेखक क्या करता है, इसमें जो है ना अपने मन के भावों को जो है खुल करके व्यक्त करता है, जिससे पाठक जो है ना उससे जुड़ाव महसूस करता है, जिससे पाठक को लगता है कि ये हमसे क्या है, जुड़ा हुआ है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे तो कुछ ऐसा रील्स आता होगा जिससे आप, जिसको देख करके आप भावुक हो जाते होंगे, है ना, आपके आंखों से आंसू आ जाता होगा, है ना। तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, संस्मरण, जिसमें से व्यक्ति जो है इस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि पाठक जो है ना, ऐसा लगता है पाठक को, इस पढ़ने वालों को ऐसा लगता है कि मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, और मेरे साथ भी ये चीज हुआ है। फिर चौथा इसका विशेषता है अर्थार्थ और स्मृति का मिश्रण। मतलब कह रहा है कि सच्चाई और यादगार पलों का मिश्रण इसमें होता है। ठीक है, कह रहा है इसमें कल्पना का स्थान बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि कल्पना करके जो मन में आया उसको हम लोग लिख देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो सच होता है उसी को लिखा जाता है। वही क्या है कि लेखक अपनी स्मृति को आधार बना करके अर्थार्थ घटनाओं को प्रस्तुत करता है। इस लेखक जो है ना याद करके, ठीक है, जो सच्चा घटना है ना, और जो घटना घटित हुआ उसके साथ में वही घटनाओं को वो प्रस्तुत करता है। पांचवा इसका विशेषता है दोस्त छोटे छोटे प्रसंगों का संकलन। मिस कह रहा है संस्मरण में अक्सर कोई लंबी कथा नहीं होती, मिस लंबी कहानी नहीं होती है, बल्कि जीवन की खास पलों या घटनाओं का वर्णन होता है। इसमें क्या होता है, जीवन के जो खास पल हैं, मान लो आपको बोलेंगे कि आपके जीवन के जो खास पल है उसको लिखिए। ठीक है, तो आप अपने जीवन के खास पलों को जब लिखोगे तो वही आपका संस्मरण हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि जो लेखक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ चुके होते हैं, इसलिए वो ऐसा पल होता है जो लेखक के मन पे गहरा प्रभाव छोड़ता है और लेखक उसी के बारे में लिखता है। फिर छठा विशेषता की बात करें तो कहा जाता है कि भावनात्मक भाषा शैली। मीन्स इसमें इस प्रकार की भाषा होती है जिसमें से भावना झलकता है ना। क्या संस्मरण की भाषा सरल, प्रभावशाली और भावनात्मक होती है। इसमें औपचारिकता कम और आत्मीयता ज्यादा होती है। मतलब कह सकते हैं ये आत्मा से निकला हुआ भाषा होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सातवां किसी विशेष व्यक्ति या काल से जुड़ा हो। मीन्स संस्मरण ऐसा लेख होता है जो किसी खास व्यक्ति या तो विशेष व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, तो किसी खास समय से जुड़ा हुआ होता है। कह रहा है कि लेखक किसी विशेष व्यक्ति, परिवार, गुरु, साहित्यकार या मित्र आदि से जुड़ी हुई यादों को जो है ना संस्मरण में प्रस्तुत करता है, मीन्स संस्मरण में लिखता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने ये जाना कि आखिर संस्मरण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। अब हम लोगों ने ये जानेंगे कि आखिर प्रमुख संस्मरण लेखक, कि आखिर संस्मरण जो लिखते हैं वो प्रमुख संस्मरण लेखक कौन कौन है और उनके क्या क्या उदाहरण है, उन्होंने क्या क्या लिखा। तो सबसे पहले इसमें से आता है हरिशंकर प्रसाई। कौन आते हैं, हरिशंकर प्रसाई। कहा जाता है कि इन्होंने एक संस्मरण लिखा था। क्या लिखा था, तट पर मैं रोता रहा ठिठुरता हुआ गणतंत्र, है ना। इसमें से परिसाई जी ने अपने संस्मरणों में हास्य और व्यंग के साथ अपने जीवन अनुभवों को व्यक्त किया। इसमें क्या किया, परिसाई जी ने, मिस हरिशंकर प्रसाई जी ने अपने जीवन के बारे में बताया है और जीवन के अनुभवों के बारे में बताया है। फिर दूसरे आते हैं बच्चन जी। कौन आते हैं, बच्चन जी, जिसका पूरा नाम था हरिवंश राय बच्चन, है ना। इन्होंने
एक संस्मरण लिखा था, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, है ना। इसमें से जो है कहा जाता है कि यह उनकी आत्म कथात्मक कृतियां हैं जिनमें कई संस्मरणात्मक प्रसंग शामिल है। कहा गया ना कि ये जो है ना उनकी आत्मकथा के जैसा है, जिसमें से उनके जीवन के कई खास पलों का वर्णन किया गया है। फिर तीसरा आता है महादेवी वर्मा जी का, जिन्होंने रचना किया था पथ के साथी स्मृति की रेखाएं, है ना। इन रचनाओं में उन्होंने अपने जीवन के विशेष अनुभवों, प्रिय व्यक्ति की यादों बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। मिस कह रहा ना कि ये जो स्मृति है उनकी, ये जो रचना है उनका, ये जो लेखन है उनका, उसमें से उन्होंने जीवन के विशेष अनुभवों के बारे में और अपने जीवन के प्रिय व्यक्ति, जो उनके सबसे प्यारे व्यक्ति थे, उनकी यादों के बारे में वर्णन किए हैं। किन्होंने? महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसके पहले दोस्त मैंने 1 से लेकर के 7 तक के सारे प्रश्न करवा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये आपका 8वां प्रश्न है। तो चलिए देखिए, अंत में हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। और निष्कर्ष में दोस्तों इस प्रकार से लिखेंगे कि उपरोक्त लिखी गई बातों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि संस्मरण हिंदी गद्य की एक ऐसी विद्या है जो किसी लेखक के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों और अनुभवों के पाठकों के सामने सहज व सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। कहा गया है कि उपरोक्त लिखे गए, ऊपर लिखे गए बातों के माध्यम से दोस्त हम लोग को यह समझ में आता है कि यह हिंदी साहित्य का एक ऐसा विद्या है जो किसी लेखक के जीवन के महत्वपूर्ण पल, महत्वपूर्ण क्षणों, उनके अनुभवों के बारे में जो है ना इस प्रकार से बताता है जिससे लोगों को लगता है कि ये मेरे ही जीवन के बारे में बताया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा है, जीवनी की परिभाषा दीजिए एवं उसके प्रमुख स्वरूप और विशेषताओं का वर्णन करिए। प्रश्न क्या है कि जीवनी किसको कहते हैं ये चीज बताइए, उसके क्या क्या प्रमुख स्वरूप होते हैं वो चीज बताइए, और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बताइए। अब देखिए, अगर हम लोग को इसके प्रमुख स्वरूप और विशेषता जानना है तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि आखिर जीवनी किसको कहते हैं। अगर जीवनी जान जाते हैं तो इसके प्रमुख स्वरूप और विशेषताओं को जानना क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बात यहां पे आती है कि आखिर जीवनी किसको कहते हैं। तो बात अगर करें दोस्त जीवनी का, तो जीवनी का मतलब होता है जीवन का कहानी। जीवनी का मतलब क्या होता है? जीवन का कहानी। मीन्स जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी को लिखता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवनी, है ना। तो आखिर हम लोग को एग्जामिनेशन में इसको लिखना कैसे है, ये चीज को मैं आपको डिटेल से और बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त हम लोग लिखेंगे जीवनी का अर्थ। क्या लिखेंगे? जीवनी का अर्थ। और लिखेंगे इस प्रकार से कि जीवनी का अर्थ होता है पूरे जीवन की कहानी। क्या लिखेंगे? कि जीवनी का अर्थ होता है पूरे जीवन की कहानी। अर्थात कह सकते हैं कि जब किसी इंसान के पूरे जीवन के बारे में लिखा जाता है, जैसे कि वो कहां पैदा हुआ, कहां बड़ा हुआ, उसने क्या क्या किया, कौन सी मुश्किलें उनके जीवन में आई, ठीक है, उसने कौन से अच्छा काम किया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवनी। ठीक है, मैं सीधा समझिएगा कि जब किसी इंसान के जीवन काल के बारे में लिखा जाता है कि वो अपने जीवन से, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक कौन सा काम किया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवनी। ठीक है, एक और यहां पर परिभाषा दिया गया अथवा में कि जीवनी उस साहित्यिक रचना को कहते हैं जिसमें किसी जीवन के संपूर्ण जानकारी, जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण जानकारी, उसके कार्यों, विचारों, संघर्षों, उपलब्धियों और सामाजिक योगदान का विस्तार से वर्णन किया गया। मीन्स समाज में कैसा उसका योगदान था, किस प्रकार से वो संघर्ष किया, क्या उसका विचार था, उन्होंने कौन से कार्य किया, सब चीज का जिसमें वर्णन मिलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसके जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवनी। ठीक है, कहा गया कि यह जो है ना व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करती है। मीन्स जीवनी वो होती है जिसमें से एक व्यक्ति के जीवन के बारे में मीन्स जन्म से लेकर के मृत्यु तक लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग परिचय में लिख दीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन हम लोगों को कहा था कि जीवनी के प्रमुख स्वरूप, मीन्स जीवनी के प्रमुख प्रकार बताइए कि आखिर जीवनी कितने प्रकार का होता है। तो बात करें अगर दोस्त जीवनी के प्रकारों का या तो स्वरूपों का, तो जीवनी के कई प्रकार हो सकते हैं, परंतु यहां पे जो है इसके 3 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। किसके? जीवनी के 3 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से पहला हमारा आता है आधिकारिक जीवनी। क्या आता है? आधिकारिक जीवनी। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी के जीवन के बारे में लिखना है ना, तो जीवन के बारे में लिखना है और अगर आपको उससे अनुमति लेकर के लिखना पड़े तो वो आपका क्या हो जाएगा? आधिकारिक जीवनी हो जाएगा। वही कह रहा है कि जब कोई लेखक किसी व्यक्ति की इजाजत लेकर के उसके जीवन पर किताब लिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधिकारिक जीवनी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि गांधी जी की जीवनी जो है ना किसने लिखा था? लुई फिशर ने लिखा था और उनकी अनुमति से लिखा था। किनकी अनुमति से? तो महात्मा गांधी की अनुमति से ही लिखा था, है ना। दूसरा हमारा आता है अनाधिकारिक जीवनी, मतलब
जब कोई लेखक बिना किसी के अनुमति के उसके जीवनी को लिखता है, उसके जीवन की कहानी को लिखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनाधिकारिक जीवनी कहते हैं। वही कह रहा है कि जब लेखक बिना अनुमति के किसी के जीवन पर किताब लिखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनाधिकारिक जीवनी कहते हैं। जैसे कि कुछ सेलिब्रिटी के जीवनियों को जो बिना अनुमति के प्रकाशित होती है, कुछ लेखक क्या करते हैं? कुछ सेलिब्रिटी के बारे में लिखते हैं, पेपर से न्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है, मूवी से निकालते हैं, है ना, और उनके जीवनियों को जो है किताबों में लिखते हैं बिना अनुमति के। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनाधिकारिक जीवनी कहते हैं। और तीसरा हमारा आता है आत्मकथा। क्या आता है? आत्मकथा। तो आखिर आत्मकथा किसको कहते हैं? तो कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति खुद अपने जीवन की कहानी लिखता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आत्मकथा। जैसे मान लो मैं हूं, मैं अगर अपने जीवन की कहानी को खुद लिखूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आत्मकथा हो जाएगा, है ना। जैसे कि देखिए, महात्मा गांधी जी ने आत्मकथा लिखा था, सत्य का प्रयोग, मीन्स अपने जीवन के बारे में लिखा था, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? आत्मकथा हो गया। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर जीवनी के क्या क्या प्रकार होते हैं, है ना, क्या क्या इसके स्वरूप है। अब क्वेश्चन में दोस्त ऐसे कहा था कि जीवनी की विशेषताओं के बारे में बताइए। किसके बारे में? जीवनी की विशेषताओं के बारे में बताइए कि आखिर जीवनी की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो कहा जाता है दोस्त कि जीवनी की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है जो इसे अन्य साहित्यिक विद्याओं से अलग बनाती है। इसका विस्तृत वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है। मैं जीवनी की विशेषताओं का वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया। अब देखिए, जीवनी की पहला विशेषता जो है वो है अथार्थता, मतलब सच्चाई। अगर आप किसी के जीवनी को लिख रहे हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज है सच्चाई, है ना, सच्चाई होना चाहिए। कह रहा है जीवन में, मतलब जीवनी में सच्ची और प्रमाणिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें झूठ या कल्पना की कोई चीज नहीं होती। मींस ऐसा नहीं है कि अपने कल्पना करके, इमेजिन करके उसके बारे में कुछ लिख देंगे, ऐसा नहीं है, है ना। मींस कहा गया है कि अर्थात जीवनी में जो भी कुछ लिखा जाता है वह सच्चा और सही होता है ना। अपने अनुसार से उसको लिखना नहीं है, जो उसके जीवन में हुआ है वही सही सही घटनाओं को लिखना होता है, ठीक है। तो पहला इसका विशेषता है अथार्थता में सच्चाई। फिर मेरे दोस्त दूसरा इसका विशेषता है काल कर्मानुसार घटनाएं, मीन्स समय के अनुसार से घटनाएं, है ना। कह रहे कि जीवनी में घटनाओं को उसी क्रम में लिखा जाता है जिस क्रम में वे घटित हुई है। ऐसा नहीं कि पहले वो पैदा हुआ, स्वादयुग पढ़ा, ठीक है, उसके बाद फिर वो नौकरी पाया। अब आत्मकथा आप लिख रहे हैं, मीन्स जीवनी आप लिख रहे हैं, तो पहले आप लिख दिए कि नौकरी प्राप्त कर लिया, उसके बाद वो पढ़ा, उसके बाद फिर वो पैदा लिया। ऐसे होता है क्या? नहीं, है ना। मीन्स कैसे कैसे उनके जीवन में जो घटना घटा उसको उसी क्रम में लिखा जाता है। कह रहा इससे पाठक को व्यक्ति के जीवन की पूरी यात्रा समझ में आती है। इससे क्या होता है? जो पढ़ने वाला होता है वो उनके जीवन के बारे में पूरी तरीके से समझ पाता है। जैसा कि समझिएगा, पहले जन्म के बारे में लिखना, फिर शिक्षा के बारे में लिखना, फिर काम के बारे में, फिर उपलब्धियों के बारे में, है ना। तो ये हमारा हो गया काल कर्मानुसार घटनाएं। फिर तीसरी इसकी विशेषता है दोस्त प्रेरणादायकता। मीन्स इससे हम लोगों को सीख भी मिलता है। कहा जाता है कि जीवनी का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं होता है, बल्कि पाठकों को उस व्यक्ति के जीवन से प्रेरित करना होता है। मीन्स ये बताना होता है, ठीक है, कि वो जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से संघर्ष किया, है ना, किस प्रकार से मेहनत किया, ठीक है। अर्थात जीवनी पढ़ करके हमें सीख और प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है? सीख मिलती है और प्रेरणा मिलती है, ठीक है। चौथा इसका विशेषता है दोस्त व्यक्तित्वता और सामाजिकता का समावेश। मिस कह रहा है कि जीवनी में न केवल उस व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन को शामिल किया जाता है, बल्कि उसके समाज, परिवार और समय काल की भी झलक मिलती है। मिस कह रहा है ना कि जीवनी में जो है सिर्फ उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं बताया जाता है, उसके सामाजिक जीवन के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में और समय काल का भी वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार से वो समाज में समय देता है, किस प्रकार से वो समाज में रहता है, किस प्रकार से वो परिवार में रहता है, परिवार के साथ उसका संबंध कैसा है ना। हर चीजों के बारे में इसमें से वर्णन किया जाता है। फिर पांचवा इसका विशेषता है दोस्त शैली और भाषा। कहा जाता है कि जीवनी की भाषा जो होती है वो बिल्कुल सरल होती है, स्पष्ट होती है और प्रभावशाली होती है ना, ताकि पाठक जो है उससे जुड़ाव महसूस कर सके और आसानी से पढ़ के समझ सके। कह रहा लेखन शैली में भावनात्मक और आत्मीयता भी होनी चाहिए। मिस कह रहा ना कि जब आप लिखोगे, क्या जीवनी लिखोगे, तो उसमें से भावना भी होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि लोग जो है उसको पढ़ करके अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। छठा कह रहा दोस्त इसकी छठा विशेषता है चरित्र चित्रण। में इस जीवनी में जिस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा होता है उसका चरित्र, गुण दोष, आदतें, सोच विचार आदि का भी विस्तार से उल्लेख होता है। कह रहा ना कि जीवनी में जिस व्यक्ति का वर्णन किया जाता है, जिस व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में, गुण दोष के बारे में, आदत के बारे में, सोच विचार के बारे में भी वर्णन किया जाता है। फिर सातवां इसका विशेषता है प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग। मिस खोजबीन। अगर
मान लीजिए मुझे महात्मा गांधी के बारे में लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, महात्मा गांधी के बारे में खोजबीन करूंगा, है ना। पूरा खोजबीन करने के बाद मैं क्या करूंगा, महात्मा गांधी के ऊपर जीवनी लिखूंगा। तो वही कह रहा है कि एक अच्छी जीवनी तभी बनती है जब लेखक ने शोध किया हो, शोध मतलब खोज किया हो, है ना, और प्रमाणिक स्रोतों जैसे पत्र, दस्तावेज, अखबार, लोगों को साक्षात्कार आदि का उपयोग किया हो। मिस कह रहा है कि एक अच्छा जीवनी तभी बनेगा जब लेखक ने उस पर खोज किया होगा, उसके पास सबूत होगा, ठीक है, अखबार से सबूत निकाला होगा या तो फिर उसका इंटरव्यू लिया होगा। अर्थात एक अच्छी जीवनी लिखने के लिए लेखक को बहुत सारे शोध और जानकारियां जुटानी पड़ती है, तभी एक अच्छा जीवनी बन सकता है और बन पाता है। तो यहां तक मेरे दोस्तों हम लोगों ने जीवनी की विशेषताओं को भी कंप्लीटली जान गया। अब बारी आती है जीवनी के महत्व का, क्या कि जीवनी की क्या महत्वता होती है। तो कहा जाता है कि हम महान लोगों के जीवन को समझ पाते हैं, किसके मदद से, तो जीवनी के मदद से। दूसरा कह रहा है उनसे प्रेरणा और सीख मिलती है, किससे मिलती है, जीवनी से। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी की जीवनी को आप पढ़ोगे तो उससे हमको क्या मिलता है, प्रेरणा मिलता है और सीख मिलता है। फिर कह रहा है कि बच्चों और छात्रों के लिए यह ज्ञान बढ़ाने का अच्छा माध्यम है, क्या, जीवनी, ठीक है। चौथा कह रहा है कि यह एक तरह से हमारे समाज और इतिहास की कहानी होती है। मीन्स जीवनी अगर लिखा जाता है किसी का तो वो एक महान व्यक्ति ही होते हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि यह जो है ना एक तरह से हमारे समाज और इतिहास की कहानी होती है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि यहां तक आप क्लियरली समझ गए होंगे। और ये जो है आपका चौथा क्वेश्चन है, इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर दिया है, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। वहां जाकर के आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। अब देखिए बात करते हैं अगर निष्कर्ष का, तो लिखेंगे दोस्त इस प्रकार से कि जीवनी किसी इंसान की पूरी सच्ची कहानी होती है। जीवनी क्या होता है, तो कोई इंसान के जीवन का सच्ची कहानी, है ना, जो हमें सिखाती है कि मेहनत, संघर्ष और अच्छे काम करने से कोई भी इंसान जो है वो क्या बन सकता है, महान बन सकता है ना। इससे हम उस व्यक्ति के जीवन को करीब से समझ पाते हैं और प्रेरित होते हैं। इससे क्या होता है, हम उस व्यक्ति के जीवन को करीब से समझते हैं और उससे हम लोग क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, हम लोग उससे सीख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, हिंदी आत्मकथा साहित्य का स्वरूप एवं विकास पर अपने विचार प्रकट कीजिए। कहने का अर्थ यह है कि हिंदी आत्मकथा किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है, और आखिर इसका विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें अगर हिंदी आत्मकथा का, किसका, हिंदी आत्मकथा का, तो इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि आत्मकथा किसको कहते हैं। हम लोग को क्या जाना पड़ेगा, आत्मकथा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, हिंदी आत्मकथा साहित्य का स्वरूप एवं विकास। अगर हम लोग आत्मकथा के बारे में नहीं जानेंगे तो हिंदी आत्मकथा साहित्य के बारे में कहां से जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आत्मकथा के बारे में, किसके बारे में, आत्मकथा, ठीक है। तो देखिए आत्मकथा जो है ना वो दो शब्दों का शाब्दिक मेल है, मींस दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। कौन सा, आत्म और कथा। आत्म का मतलब क्या होता है, अपना, और कथा का मतलब कहानी। इस कहने का अर्थ यह है कि अपनी कहानी को ही क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मकथा। जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, तो मेरे जीवन में क्या क्या संघर्ष हुए, मेरे जीवन में क्या क्या कठिनाई हुई, ठीक है, वो सब कहानी में अगर मैं लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अपनी कहानी को ही क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मकथा, है ना। तो कहा गया है कि हिंदी आत्मकथा साहित्य जो है इसका विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना परिभाषा। क्या लिखना है, परिभाषा। और परिभाषा में इस प्रकार से लिखना है कि वैसे साहित्यिक विद्या जिसमें लेखक क्या करता है, अपने जीवन के घटनाओं का वर्णन करता है, उसे ही आत्मकथा कहते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि वैसी साहित्यिक विद्या जिसमें से लेखक अपने जीवन के घटनाओं का वर्णन करता है, उसे ही आत्मकथा क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आत्मकथा कहा जाता है, ठीक है। देखिए कहा गया कि आत्मकथा दो शब्दों का शाब्दिक मेल है, आत्म और कथा। कौन सा, आत्म और कथा, ठीक है। जिसमें से आत्म का मतलब होता है अपना, आत्म का अर्थ क्या होता है, अपना, और कथा का अर्थ होता है कहानी, ठीक है। अर्थात कहा जा सकता है कि अपने जीवन के घटनाओं के वर्णन को, अपने जीवन में जो घटनाएं हैं उसको वर्णन करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मकथा। परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हो कि अपने जीवन के घटनाओं के वर्णन को ही हम लोग क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आत्मकथा कहते हैं, ठीक है। अब बातें यहां पे आती है कि आत्मकथा का अर्थ बताइए, किसका, आत्मकथा का अर्थ बताइए। तो इस प्रकार से लिखना कि आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। आपने कभी सुना होगा कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी लिखी है ना। उसके साथ आपने सुना होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का आत्म बायोग्राफी लिखे, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी लिखे, ठीक है। तो इस प्रकार के वर्ड आपने सुना होगा, तो वही ऑटोबायोग्राफी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। अपने बारे में लिखा गया कहानी को ही ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। कहा गया कि जब लेखक स्वयं के जीवन का कार्मिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। फिर से कह दिया कि जब लेखक क्या करता है, अपने जीवन का क्रमिक ब्यौरा, मीन शुरू से अंत तक का ब्यौरा देता है, बयान देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं।
इसमें लिखा गया है कि आत्मकथा में लेखक उन तमाम बातों का विवरण देता है जो बातें उसके जीवन में घटी हो। ठीक है, मींस आत्मकथा में लेखक क्या करता है, वे सारी बातें बताता है, वे सारी बातों का विवरण देता है जो उसके जीवन में घटित होता है। ठीक है, उसे ही हम लोग आत्मकथा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार से लिखना है कि आत्मकथा दो शब्द आत्म और कथा से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अपनी कहानी। जिसका अर्थ क्या होता है, अपनी कहानी में अपनी कहानी को ही बताना आत्मकथा है। ठीक है, इसमें से लेखक क्या करता है, अपने जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध और आत्मीय वर्णन करता है। इसमें से लेखक जो है अपने जीवन के घटनाओं का जो है ना कार्मिक वर्णन करता है। ठीक है, शुरू से वर्णन करता है। ठीक है, कहा गया है कि आत्मकथा में लेखक अपने गुण दोषों का निष्पक्षता से वर्णन करता है। इसमें से आत्मकथा में क्या होता है, लेखक क्या करता है, अपने गुण और दोष, जो उसके गुण होते हैं जो उसके दोष होते हैं ना, उसको निष्पक्षता मीन्स निस्वार्थ भाव से क्या करता है, उसका वर्णन करता है और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आत्मकथा कहते हैं। इस प्रकार से आपको अर्थ लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है कि हिंदी आत्मकथा साहित्य का विकास कैसे हुआ। इसका हिंदी आत्मकथा साहित्य का विकास कैसे हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही पूछा हुआ था। ठीक है, लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेजर 5 हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इसकी तैयारी आपको करवा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। ठीक है, उसके साथ साथ वीवीआई क्वेश्चन भी आपको करवा दिया जाएगा दोस्तों। एग्जामिनेशन से पहले कुछ देर पहले आपको वीवीआई क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं, जिससे आप लोग सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए बातें यहां पे आती है हिंदी आत्मकथा साहित्य का विकास की। आखिर हिंदी आत्मकथा साहित्य का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो लिखा इस प्रकार से लिखना है कि हिंदी साहित्य में आत्मकथा का विकास आधुनिक काल में हुआ। हिंदी साहित्य में आत्मकथा का जो विकास हुआ वो कब हुआ, आधुनिक काल में हुआ था। प्रारंभिक आत्मकथाओं में बनारसी दास की अर्धकथनांक 1641 और स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मचरित 1860 प्रमुख है। मीन्स हमारा जो प्रारंभिक आत्मकथा है उसमें से कौन सा फेमस है, तो बनारसी दास का अर्धकथनांक जो कब आया था, 1641 ईस्वी में आया था, और स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मचरित जो कब आया था, 1860 ईस्वी में आया था। ये क्या है, प्रमुख है, मीन्स फेमस है। ठीक है, आगे कहा जाता है कि इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित अंकिता दत्त व्यास और स्वामी श्रद्धानंद जैसे लेखकों ने इस विद्या का समृद्ध किया। मीन्स उसके बाद जो है ये सारे जो लेखक हैं इन्होंने क्या किया, इस विद्या के मीन्स आत्मकथा की विद्या का समृद्ध किया, मीन्स को फेमस किया। ठीक है, जिसका कार्मिक वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। ठीक है, देखिए पहला आता है प्रारंभिक चरण। क्या आता है, प्रारंभिक चरण, जो कब से कब तक है, 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के मध्य तक। कब से कब तक, 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर के 20वीं शताब्दी के मध्य तक ये। ठीक है, देखिए कहा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद जैसी हस्तियों ने आत्मकथा के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक अनुभवों और सामाजिक सुधार के प्रयास का वर्णन किया। कहने का अर्थ यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद जैसे हस्तियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने क्या किया, आत्मकथा के माध्यम से अपने अनुभवों और सामाजिक सुधार के प्रयासों का वर्णन किया। ठीक है, महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग ने हिंदी आत्मकथा साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी का जो आत्मकथा था क्या, सत्य के प्रयोग, इसने जो है ना हिंदी आत्मकथा साहित्य का जो है ना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, कहा जाता है कि इस पुस्तक में गांधी जी ने अपने जीवन के संघर्षों, सिद्धांतों और प्रयोगों को विस्तार से बताया। ये जो पुस्तक है उसमें से गांधी जी ने क्या किया था, अपने जीवन के संघर्ष, सिद्धांत और प्रयोगों को जो है ना विस्तार पूर्वक से बताया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है मध्य चरण। मध्य चरण मतलब बीच का चरण। ठीक है, ये कब से कब तक चला था, तो 20वीं सदी के मध्य से 1980 तक। कब से कब तक, 20वीं सदी के मध्य से 1980 तक ये चला था। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा कहानी नई कहानी और रामविलास शर्मा की अपनी धरती अपने लोग ने हिंदी साहित्य में आत्मकथा की विद्या को समृद्ध किया। इस कहा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आत्मकथा है, कौन सा, कहानी नई कहानी, और रामविलास शर्मा की जो अपनी कथा है, कौन सा, अपनी धरती अपने लोग, इसने क्या किया, हिंदी साहित्य की आत्मकथा की विद्या को जो है ना समृद्ध किया। समृद्ध मतलब समझते हैं, फेमस कर दिया। ठीक है, कहा जाता है कि इस काल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आत्मकथाओं का विकास हुआ। इस काल में क्या हुआ, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो है ना आत्मकथाओं का विकास हुआ था। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपको बनाना है आधुनिक चरण। क्या बनाना है, आधुनिक चरण, जो कब से कब तक रहा था, 1980 से लेकर के वर्तमान तक, 1980 से लेकर के अभी तक। कहा जाता है कि इस अवधि में आत्मकथा साहित्य ने और अधिक विविधता और गहराई प्राप्त किया। मींस ये जो अवधि है, कौन सा 1980 से लेकर के अभी तक। ठीक है, इसमें जो है ना आत्मकथा साहित्य ने जो है ना और अधिक विविधता और गहराई प्राप्त किया। मींस इसने ये जो है और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, कहा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, कौन सा, क्या भूलूं क्या याद करूं, और नीड़ की निर्मल यात्रा, उसके बाद बसेरे से दूर, फिर 10 द्वार से सोपन तक, है ना, इसने क्या किया, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम कह सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथाएं हैं उसने जो है ना हिंदी साहित्य की आत्मकथा को जो है क्या किया, प्रसिद्ध बनाया। ठीक है, कहा जाता है कि दलित साहित्य में आत्मकथा का विशेष योगदान रहा। दलित साहित्य में आत्मकथा का क्या रहा, विशेष योगदान रहा, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन और कौशल्या बसंती की दोहरा अभिशाप
प्रमुख है। ठीक है, इसने क्या किया, हमारे समाज में जो दलित है, ठीक है, उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इन आत्मकथाओं ने समाज में निम्न वर्गीय और उत्पीड़ित वर्गों की समस्याओं और संघर्षों को उजागर किया था। कहा जाता है कि ये जो आत्मकथा है, इसके माध्यम से उन्होंने क्या बताया था, तो समाज में जो निम्न वर्ग के लोग हैं और जो उत्पीड़ित लोग हैं उसके समस्याओं के बारे में बताया था, उनके संघर्षों के बारे में बताया था, जिसके माध्यम से लोगों को उनके बारे में जानकारियां प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में लिखना, इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो फुल में फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।